बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लास 11th में हमारा ये चैप्टर है, ये डिप्रिसिएशन और जर्नल एंट्रीज, लेक्चर, इन सब के बाद ही में ये चैप्टर स्टार्ट होता है। तो कम से कम चैप्टर के सीक्वेंस से हमें ये पता जरूर चल गया है कि एटलीस्ट हमें लेक्चर्स, जर्नल एंट्रीज, लेक्चर्स, कम से कम जर्नल एंट्रीज एंड लेक्चर्स तो आने ही चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर हमें पहले हो चुके हैं। इसके बाद ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नंबर आता है। तो बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को समझने के लिए टेक्निकली आपको जर्नल एंट्रीज एंड लेक्चर आना चाहिए। अगर वो आपको नहीं आता है तो ये शायद उतना दिमाग में ना जाए आपके। खैर, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, जिससे कि आप इस चैप्टर को रिलेट कर पाओ, है ना। एक एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूं कि जैसे कि आप कोई सामान खरीदने गए किसी शॉप से, तो अगर आप कैश में खरीद रहे हो तो कोई बात नहीं, उसने बिल बनाया, बिल आपने रखा, अपने रिकॉर्ड में रख लिया और लेके चले आए सामान, भाई कैश पेमेंट कर दिए, टाटा बाय बाय, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, हम आपको नहीं जानते, ना वो आपको जानने की जरूरत समझता है। ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कैश में डीलिंग है तो क्या, अगर क्रेडिट में डीलिंग होगी तो क्या जरूरत नहीं है कि लोग एक दूसरे, लाइक जो दो लोग हैं, जो दो पार्टी हैं यहाँ पर, एक बायर यानी कि परचेज और सेलर, कहीं ना कहीं से कुछ एक कनेक्टिविटी बना के रखना पड़ेगा, कुछ डिटेल बतानी पड़ेगी। भाई आपने इतना सामान खरीदा है, आपको इतने दिन बाद पैसा देना होगा, कुछ एक इंस्ट्रूमेंट हो, कुछ एक एविडेंस हो, जिससे उसको भी ट्रस्ट हो जाए कि हाँ भाई आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ये पेमेंट आप हमें करोगे। कुछ तो एक एविडेंस के बेस पर वो आपको उधार देगा। इन जनरल लोकल लेवल, देखो लोकल को थोड़ा हटा दो, आपके भाई व्यवहार से गए, सामान खरीद लिया, नहीं। जब हम एक प्रॉपर वे से बात करेंगे, एक ऑथोराइज वे से बात करेंगे, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, यहाँ पर हम लोग अकाउंटिंग सीख रहे हैं, है ना, अकाउंटिंग सीख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे सिर्फ ऐसे नहीं कि हमने डायरी बना दी, डायरी में लिख दिया। एक प्रॉपर वे से एंट्रीज होती हैं। जब बड़े लेवल का बिजनेस होता है उसमें ऐसे रजिस्टर में लिखने से नहीं होता कि भाई हमें इसको पैसा देना है, हमें इससे पैसा लेना है। यू रिक्वायर टू फॉलो सम फॉर्मेलिटीज, ठीक है ना, कुछ एंट्रीज आपको करनी पड़ेगी। तो आपने सामान खरीदा जाकर उधार में, तो सेलर को भी तो कुछ ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई आप सामान लेके जा रहे हो, पैसा दो या ना दो। तो एक डॉक्यूमेंट होता है, एक फॉर्मेट होता है, एक पैटर्न होता है, उसमें वो कुछ चीजें आपकी डिटेल, यानी आपका नाम हुआ, कितना सामान आपने खरीदा, कितना बिल हुआ, कब आप पैसा दोगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, यानी कि ड्यू डेट वो मेंशन करेगा उसमें। वो बिल को ड्रॉ करेगा, सेलर बिल को ड्रॉ करेगा और आपकी साइन लेगा, अपने पास रख लेगा, आपकी साइन लेगा, अपने पास रख लेगा। जब टाइम आएगा पैसे देने का तो वो बिल को रिप्रेजेंट कर देगा। बस यहां से ही, यानी कि उधार, क्रेडिट में जो हम लोग डीलिंग करते हैं, वहीं से बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जन्म हो गया। इसी को हम लोग इस चैप्टर में इसी के बारे में समझेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की से रिलेटेड जो भी एंट्रीज हैं, जो डिटेलिंग्स हैं, जो फॉर्मेलिटीज हैं, उसको किस तरीके से फुलफिल करना है। तो ये डेफिनेशन है जो मैंने एक इजी लैंग्वेज में बता दिया कि अनकंडीशनल एक प्रॉमिस होता है। अनकंडीशनल से मतलब ये है कि वहां पे ऐसा नहीं कि भाई पैसा होगा तो हम बिल का वो पेमेंट देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनकंडीशनल का मतलब ये हुआ कि आपको पैसा देना ही देना है ना। कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, या आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, और बेहतर है कि आप जो भी एक एक टॉपिक हो जाए तो आप नोट करते रहो, या ज्यादा बेहतर होगा। अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डेफिनेट, जो बिल ऑफ एक्सचेंज में अमाउंट डालोगे वो डेफिनेट होना चाहिए। डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी फिक्स वन, यानी डेट जब आपको पेमेंट का जो भी नेगोशिएट हुआ है, कितने दिन बाद पैसे दोगे, तो जो भी बिल में डेट डाली गई है उसके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब भी ड्यू हो रहा है वो उस डेट पर आपको पैसा पे करना होगा, लाइक यू हैव टू पे। तो ठीक है, तो मैं यहां पर फिर से समझा रहा हूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहां से आ रहा है। एक सेलर है, परचेजर है, राइट। मान लो कि मैं सेलर हूं, आप परचेजर हो, ओके, मान लो। तो गुड्स बेचा इसने, तो हम गुड्स बेचने से नहीं पकड़ेंगे, हम लोग पकड़ेंगे पैसा लेने से, देने से। तो यहां से ज्यादा इजी हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये गुड्स अगर बेच रहा है तो डेफिनेटली परचेजर को पैसा देना पड़ेगा, है ना। अमाउंट
पे करना होगा परचेजर को। यानी कि सेलर का जो एंड होगा, यानी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलर की पोजीशन क्या है, कहीं ना कहीं से रिसीवर है, रिसीविंग है ना, ये रिसीविंग एंड में है, इसकी पोजीशन क्या है, पैसा ले रहा है। और ये क्या है, ये पेमेंट दे रहा है ना कहीं से ये गिवर हम कह सकते हैं, पेमेंट दे रहा है। यानी कि अगर ये सेलर बिल बनाएगा, परचेजर के नाम से बिल बनाएगा ना, बिल बनाएगा तो जो बिल बनाता है उसे हम टेक्निकली ड्रॉवर बोलते हैं। ये सेलर बिल बना के परचेजर को दे देगा, भाई इसमें साइन करो और मुझे दे दो, जब ड्यू डेट होगी तो मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा बिल। तो ये परचेजर बिल पे क्या करता है, साइन करता है कि भाई होता है ना, हम लोग जाते हैं दुकान में सामान खरीदते हैं तो देखो एक दुकानदार देखो बिल देगा, भाई इसमें साइन कर दो। तो ये टेक्निकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉवी बोलते हैं। यानी जो बिल साइन कर रहा है वो ड्रॉवी, यानी परचेजर जो बिल ड्रॉ कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉवर बोलते हैं। तो जो बिल साइन कर रहा है तो हम इसको एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट करना या एक्सेप्टेंस, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्टेंस। क्योंकि ये बुक में ये वर्ड यूज होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ। तो एक्सेप्टेंस मतलब ड्रॉवी मतलब पैसा वो देगा, वो परचेजर है तो पैसा देगा ना, सीधी सीधी बात है, गिवर एंड है। ये सेलर बिल निकाल रहा है मतलब ड्रॉवर है, इसको पैसा मिलेगा, ठीक है, सेलर सामान बेच रहा है तो पैसा मिलेगा। तो बिल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैसा ले रहा है तो इसके उसमें क्या यूज होगा, बिल, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इसके लिए क्या बन जाएगा, बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको पैसे मिलने वाले हैं, है ना, ये रिसीविंग है ना, पैसा इसको मिलेगा, सेलर सामान बेच रहा, पैसा मिलेगा। यानी कि बिल्स जो होंगे, जो भी बिल्स इसके पास होंगे वो रिसीवेबल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, बिल्स रिसीवेबल बोला जाएगा। और इस एंड से देखेंगे परचेजर के लिए, परचेजर को बिल पे करना है तो इसको क्या बोलेंगे, बिल्स पेएबल बोलेंगे, है ना। तो ये टेक्निकल वर्ड है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ये सब यूज होने वाले हैं। ये रिसीविंग गिवर तो जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया है, सेलर परचेजर समझाने के लिए बताया है। ड्रॉवर, बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉवी, बिल्स पेएबल, ये चीजें समझने वाली हैं। तो मैं एक छोटा सा एक निमोनिक टाइप का मैं बता दे रहा हूं कि एस सेलर, एस ड्रॉवर, बी आर यहां पे, पी ड्रॉवी, बीपी। ये ऐसा आपको याद रखना है कि सेलर है वो ड्रॉवर होता है, वो बिल से रिसीव करता है, बिल से रिसीवेबल के उसके लिए होता है, परचेजर के लिए वो ड्रॉवी कहते हैं टेक्निकली, और बिल्स वो पेबल के पोजीशन में होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, छोटी सी बात थी, प्रैक्टिकल ही ये रिलेशन, मतलब हम लोग जो भी बाहर सामान मोस्टली लोग मार्केट जाते ही हैं, पता ही हम लोगों को कि बिल बनाया जाता है, सेलर परचेजर होते हैं। और जैसे चेक का ही तो आपको पता ही है, चेक के बारे में, है ना, हम जिससे सामान अगर खरीद रहे हैं, पैसे अगर कैश नहीं दे रहे तो हम लोग उसे चेक इश्यू कर देते हैं, भाई पैसे ले लेना। इसमें थोड़ा सा बस वैसे ही है, लेकिन बिल यहाँ पर यही बनाएगा, सेलर बनाएगा और साइन परचेजर की ले लेगा, बस इतना सा है फर्क चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। चेक में क्या करते हैं, परचेजर ही चेक बना के अकाउंट नेम डाल के दे देगा भाई सेलर को, लो भाई जब ये अपडेट हो जाए तो चेक है ना बैंक में रिप्रेजेंट कर देना। इसमें क्या करता है कि सेलर के पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक पैटर्न होता है, कॉपी होती है, उसमें वो डिटेल डालेगा परचेजर की, और जो भी डीलिंग की डिटेल होगी, गुड्स अमाउंट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट, वो डाल के परचेजर को देगा मतलब साइन करवाएगा, सिर्फ मतलब उससे एक्सेप्ट करवाएगा। तो एक्सेप्टेंस, ठीक है, याद रखना, ड्रॉवी एक्सेप्टेंस परचेजर के लिए रहेगा, और सेलर के लिए रहेगा ड्रॉ ए बिल, मतलब सेलर है वो, बीआर है, बिल्स रिसीवेबल है, पैसा लेगा। तो ये टर्म्स है ना, मैंने इसलिए बताया कि ये यूज होते हैं, अभी यूज होंगे, अकाउंट करने जाएंगे, इसकी अकाउंटिंग करेंगे तो ये वर्ड्स यूज होंगे। तो पार्टीज, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, क्या बोलते हैं टेक्निकली, ड्रॉवर मैंने बता दिया है, जो सेलर होगा वो ड्रॉवर होगा, ड्रॉवी ये भी मैंने बता दिया, जो परचेजर होगा वो ड्रॉवी होगा, पेई जिसको पैसा मिलेगा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, सर ड्रॉवर सेलर इसी को तो पैसा मिलेगा, ड्रॉवर सेलर इसी को तो पैसा मिलेगा, है ना, ये सामान बेच रहा इसी को तो पैसा मिलेगा, फिर पेई अलग से क्यों दिया हुआ है, फिर पेई अलग से क्यों दिया गया है। देखो कभी कभी क्या होता है कि बिल्स ऑफ जो बिल है हमारा वो हम लोग ट्रांसफर भी कर सकते हैं,
जैसे कि इसको पैसा लेना है सेलर को, ड्रॉवर को, हो सकता है इसको भी किसी और को देना हो सकता हो इसको भी किसी और को देना हो। ड्रॉवर तो पैसा पे करना ही करना है ना, तो हो सकता हो ड्रॉवर को जो पैसा ले रहा है ही हैज टू टेक मनी, है ना। हो सकता है इसको भी अपनी किसी पार्टी को पैसा देना हो, तो वो क्या करता है, थर्ड पार्टी में ट्रांसफर कर देता है, इंडोर्स कर देता है। तो जो इसने जो बिल साइन किया है, इसके बिल हो सकता है पैसा ये ना लेके पे ही ले रहा हो, कोई और ले रहा हो, XYZ। बात समझ रहे हो मेरी, समझ रहे हो। तो ऐसे में एग्जैक्टली फाइनली जिसको पैसा मिलता है या जो पैसा कलेक्ट करता है उसको पे ही कहते हैं। तो बहुत बार पे या ड्रॉवर एक ही होते हैं और कभी कभी नहीं भी होते हैं, ड्रॉवर ट्रांसफर कर देता है आगे। ओके, तो इतनी सी बात थी, इतना सा फर्क था पे एंड ड्रॉवर में। और ठीक है, इसके बाद देखो आ रहा है हमारा ड्यू डेट। ठीक है, एक टॉपिक है इसमें। अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कितने दिन के लिए हमने उधार दिया है, तो कितने दिन बाद वो पूरा होगा, किस डेट को हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो काफ़ी ये बच्चों की जैसा लग रहा होगा, अरे सर 2 महीने बाद अब ये सब क्या काउंटिंग बताएंगे। तो ठीक है, लेकिन फिर भी 2-3 पॉइंट है ना, वो टेक्निकली आपको माइंड में रखना होगा। जैसे कि आपने 1 जनवरी या 30 अप्रैल को बिल बनाया, बिल में साइन किया, 2 महीने बाद उसका टाइम पूरा होना है, तो महीने के बाद मतलब 30 + 30 डेज ही करेंगे, 30 एंड 30 डेज ही करेंगे, 30 एंड 30 डेज करेंगे, देखेंगे 60 डेज में कौन सा दिन पड़ रहा है। उसके बाद यानी कि अगर कोई महीना 31 का पड़ रहा है, 31 डेज का, तो उसमें 30 डेज जोड़ेंगे, वो एक दिन एक्स्ट्रा डे जुड़ेगा। ओके, तो आप डायरेक्ट नहीं अप्रैल मई जून डायरेक्ट 2 महीने बाद, मतलब 30 अप्रैल 30 मई 30 जून को, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको है ना देखना है कि प्रॉपर 30 दिन होना चाहिए। अगर 31 डेज है तो वो दिन एक्स्ट्रा अलग से काउंटिंग वापस से रिसाइकल होगा वाला दिन। ओके, तो इस तरह हम लोग है ना काउंटिंग कर सकते हैं। तो क्या बात ध्यान में रखनी है कि 2 महीने के बाद या 3 महीने बाद जो भी ड्यू डेट, जो भी आपके बीच में डीलिंग हुई है, जो निगोशिएट हुआ है, कितने दिन बाद पेमेंट करोगे, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद, 3 महीने बाद, 60 डेज के बाद, तो वो दिन पूरे होने के बाद 3 दिन ग्रेस पीरियड मिलता है। 3 दिन ग्रेस पीरियड मिलता है एज पर रूल। 3 दिन आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा। जैसे कि मैंने 15 दिन का लिया हुआ है उधार, तो यानी 10 जनवरी को मैंने परचेज किया और 25 जनवरी को मेरा टाइम पूरा हो रहा है, तो 25 जनवरी को मुझे पैसा नहीं देना होगा। 25 जनवरी समझ गए, 10 जनवरी को मैंने लिया, 10th जैन को मैंने लिया, 10th जैन, कितने दिन के उधारी में, 15 डेज के पीरियड में। ठीक है ना, 15 डेज यानी 25 जैन को मुझे पैसा देना होगा, 10, 15, 25। ओके, लेकिन हमें 25 डेज को हम लोग नहीं देंगे, हमें 3 डेज ग्रेस पीरियड मिलेगा। तो सर 28 जैन को देना पड़ेगा, 28 जैन को भी नहीं देंगे, 28 के लिए 4th डे, चौथे दिन, 3 दिन होने के बाद चौथे दिन, यानी कि 29 जैन को हमें पैसा देना होगा। समझ गए, तो 10 जनवरी से 15 दिन जोड़ेंगे, 25 जनवरी, 25 जैन से फिर 3 दिन हमें ग्रेस पीरियड मिलेगा, और उसके अगले दिन यू हैव टू पे मनी। 25 से 30 दिन होंगे तो 28 जैन हो जाएगा, फिर 29 जनवरी को बिल रिप्रेजेंट आप करोगे ना, ड्रॉवर रिप्रेजेंट करेगा और ड्रॉवी को पैसा देना होगा, परचेजर को पैसा देना होगा 4th डे। 3 दिन ग्रेस पीरियड मिलने का 4th डे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट याद रखना। उस हिसाब से बाकी डेज जो है 2 महीने 3 महीने का, मैंने इसलिए इजी एग्जांपल ले लिया जिससे कि आपको समझ में आसानी से आ जाए। बाकी 2 महीने 3 महीने लोगे तो आपको देखना पड़ेगा 28 फेब या फिर 31 डेज का मंथ है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लोगे। तो ये आप है ना कैलकुलेट करना, फिर आंसर आपको मैच करना। तो खैर इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये मुझे उतना ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत है। इसके बाद हाँ 2-3 टेक्निकल पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्या टेक्निकल पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर 4th डे यानी ग्रेस पीरियड होने के बाद जब आप पे करने जा रहे हो उसके अगले दिन पब्लिक हॉलीडे मिल हो गया, तो अरे बैंक बंद है, अब क्या करें। तो अब आपके एज पर रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि आप अगर 4th डे हॉलीडे पड़ रहा है तो आपको एक दिन पहले पे करना होगा, यानी कि ड्रॉवर को एक दिन पहले रिप्रेजेंट करना होगा, बिल ड्रॉवी को पे करना होगा। पब्लिक हॉलीडे अगर हो रही है, जैसे यहाँ पर 25 एक क्वेश्चन में था 25 जैन आ रहा था, तो 25 जैन और 26 जैन को उसे पे करना था बिल। आगे किसी न्यूमेरिकल में ही आपको देख लेना बुक में।
होते हैं ऐसे न्यूमेरिकल। तो 25 जून 23 और 22 के बाद 25 3 दिन ग्रेस पीरियड हो रहा था, उसका 26 जैन को रिप्रेजेंट करना था। 26 जैन तो छुट्टी का दिन है, अब क्या करें, तो एक दिन पहले ही फिर आपको पे करना पड़ेगा, यानी पब्लिक हॉलीडे अगर पड़ रहे तो एक दिन पहले आपको पे करना पड़ेगा या फिर ड्रॉवर को बिल को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फाइन, ये हो गया। हाँ, इन केस अगर इमरजेंसी वाली कोई हॉलीडे हो गया, इमरजेंसी वाला कोई हॉलीडे अचानक किसी वजह से भाई नहीं हो पाया काम, या छुट्टी है और बैंक बंद है या कुछ इस तरह इमरजेंसी है, तो फिर इसमें आपको एक दिन की छूट मिल जाती है। तब आप एक दिन बाद पैसे देने के लायबल, पेमेंट करने के लायबल होते हो, या ड्रॉवर बिल रिप्रेजेंट करने के लिए एक दिन बाद में एक दिन बाद में से करना चाहिए बिल। मतलब ऐसा रूल में है, आपको जो रूल दिया गया है, जो फॉर्मेलिटीज दी गई हैं, उस तरीके से उसको पूरा करना है। यानी कि इमरजेंसी वाली कोई हॉलीडे में पड़ गया ग्रेस पीरियड होने के बाद, तो आपको फिर अगले दिन एक दिन छूट मिल जाएगी, अगले दिन उसे पे करना होगा। कोई पब्लिक हॉलीडे है, ये तो प्री डिफाइंड है, ये हमें मालूम है, अरे यार कोई डेट है 13 मार्च और वो संडे है 13 मार्च पब्लिक हॉलीडे, तो आपको 12 मार्च को पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आप बोलो सर क्या कैलेंडर मुझे देखना पड़ेगा क्या, मुझे कैसे पता चलेगा 3 जुलाई संडे है पब्लिक हॉलीडे, चलो अच्छा ठीक है पब्लिक हॉलीडे मालूम है, लेकिन संडे भी तो छुट्टी का दिन होता है, तो कैसे पता चलेगा। तो उसमें मेंशन होगा आपके क्वेश्चन में, इतना ज़्यादा आपको घुमाया फिराया नहीं जाएगा। मेंशन होगा कि भाई 3 जुलाई है वो आपका संडे है, तो फिर आपको 2 जुलाई को बिल पे करना होगा, ये आपको मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक फाइन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले आप जहां तक मैंने पढ़ाया है और जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है उस तरीके से आपको नोट बनाने चाहिए, ठीक है ना। तो देख लो, फिर भी मैं देखो एक 3 महीने वाला भी ले रहा हूं कि 3 महीने बाद यानी कि 30 अप्रैल को आपने कोई बिल एक्सेप्ट किया था, यानी कि गुड्स परचेज की थी, 30 अप्रैल को एक्सेप्ट किया था, 3 महीने का आपको ड्यू डेट मिली थी। तो 30 अप्रैल से 30 दिन 30 मई, क्यों, क्योंकि अप्रैल 30 दिन का ही होता है, कोई टेंशन नहीं है ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 दिन का होता है, 30, फिर 30 मई से फिर 30 दिन जोड़ो तो 29 जून को पूरा होगा। क्यों, क्योंकि मई का मंथ 31 डेज होते हैं, मई में 31 डेज होते हैं, तो 29 जून को पूरा होगा, नॉट 30 जून, 29 जून 30 दिन जोड़ेंगे। फिर जून से जुलाई, जून अगेन 30 दिन का पड़ जाता है, तो वापस 29 to 29 में जम कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जून महीना भी 30 दिन का ही होता है, तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर 3 डेज का ग्रेस पीरियड मिल गया, 29 जुलाई, तो 29 जुलाई के बाद 30 जुलाई 31 हो गया, हाँ ये 3 दिन मिल गए, 1 जुलाई तक 1 अगस्त तक के 3 दिन पूरे हो गए ग्रेस पीरियड के, और उसके नेक्स्ट यानी 2 अगस्त को यू हैव टू पे, ओके। तो मेरे ख्याल से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बेहतर होगा, यानी कि यहाँ पर 3 महीने का मिल रहा है, देख लो ड्यू डेट 1 2 3, ठीक है। 30 डेज वाले भी कंप्लीट मंथ इसमें आ रहे हैं, 31 डेज वाले भी मंथ इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और बेहतर होगा कि आप है ना थोड़ा थोड़ा वीडियो 10-10 मिनट का वीडियो देखो, 15-15 मिनट का वीडियो देखो, पॉज करो और उसके बाद नोट डाउन करो जो मैंने पढ़ाया है, उसके बाद आगे बढ़ो। कभी वन टाइम पे मत करो, गलत है ये, आपको समझेगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, आपको नहीं समझेगा। वन टाइम में आपने 40 मिनट का वीडियो देख लिया, 40 मिनट का वीडियो देख लिया, 50 मिनट का वीडियो देख लिया, आप सोचोगे समझ में आ जाएगा, वन टाइम में नहीं समझ में आएगा। मैं पढ़ाने की मेरे अंदर कैपेसिटी रहेगी, मैं 1 घंटे में पढ़ा लूँ, लेकिन आप वो 1 घंटे का 1 आवर का आप ये सोचो कि मैं 1 आवर में सीख लूँ, नहीं, मैं 1 आवर में पढ़ा तो सकता हूँ, लेकिन आप 1 आवर में उसे सीख नहीं सकते हो। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। फाइन। तो अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पहला क्वेश्चन आ गया है, इलस्ट्रेशन 3 है, क्योंकि पहले 2 क्वेश्चन वो डेट पर थे, डेज पर थे, ठीक है। अब यहां से ही आपको सही चीजें और थोड़ा डिटेल में पता चलेंगी कि किस तरीके की इसकी एंट्रीज होती है, क्या अकाउंटिंग होती है इसकी। तो जैसा कि मैंने कहा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जन्म कहां से हुआ है, कहीं ना कहीं से आप समझ सकते हो कि हाँ यार क्रेडिट में सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, वहां से उसका जन्म हुआ है, वहीं से उसका एग्जिस्टेंस आया है, ओके। तो अब इसके बाद तो अब आपको ये देखना है कि 2 पार्टी, यानी कि 2 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है, सेलर होगा, एक परचेजर होगा। सेलर अपनी बुक में एंट्री करेगा, भाई ये चीजें हैं, मैंने ये बेचा है सामान, इससे से पैसा लेना है, ठीक है। बायर है, परचेजर है, वो क्या अपनी बुक में नहीं करेगा एंट्री, वो भी अपनी बुक में एंट्री करेगा,
ट्रांजैक्शन बनाएगा, हाँ भाई मैंने ये चीजें परचेज की, मैंने इसको पैसे देने हैं। तो कुल मिला के कम से कम 2 पार्टी हमें मिल गई, 2 लोगों का अकाउंट मिल गया। अब आप क्वेश्चन में दिया जाएगा कि दोनों का अकाउंट बनाओ, तो आपको दोनों का जर्नल एंट्री पास कर देनी है। एक का बनाओ तो परचेजर का बोला है या सेलर का बोला गया है, जिसका बोला गया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी एंट्री पास कर देनी है। तो कभी कभी दोनों का बोलता है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में एक ही का बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी बोला जाएगा उससे कोई मैटर नहीं है। हमें देखना है कि कौन सी पार्टी परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सी पार्टी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें यही समझना है। कौन गुड्स सेल कर रहा है मतलब पैसा लेगा, वो रिसीविंग में रहेगा, रिसीवर होगा। कौन गुड्स परचेज कर रहा है मतलब कि वो पेमेंट करना पड़ेगा उसे। तो जैसे कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ कि ऑन 1 जनवरी, डेट का खास ध्यान रखना है। ऑन 1 जनवरी 2019 एक्स, मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹50,000, 50,000 की सामान बेचा। ऑन द सेम डेट एक्स ने बिल ड्रॉ किया। एक्स बिल ड्रॉ करेगा, एक्सेप्ट कौन करेगा, वाई जिसको बेच रहा है। एक्स ड्रॉ बिल ऑन वाई फॉर 50,000, फॉर 50,000 का कोई डिस्काउंट नहीं है। आफ्टर द 3 मंथ्स, ड्यू डेट क्या थी, 3 महीने बाद उसे पे करना है। वाई को 3 महीने बाद पैसा पे करना है। वाई एक्सेप्टेड द बिल, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया बिल, साइन करके एक्स को दे दिया, हाँ भाई ये लो मैंने सामान खरीदा, ये लो बिल, मैं 3 महीने बाद पैसा दूंगा विद ग्रेस पीरियड। एक्स रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट एंड वाई मीट्स द बिल। मीट वर्ड आ जाए मतलब कि हाँ वाई ने पैसे दे दिए हैं, जब टाइम आया वाई ने पैसे दे दिए। बहुत सारे लफड़े भी हैं आगे, ये तो अभी इजी वाला है ना, वाई ने शराफत से पैसे दे दिए। काफी सारी चीजें आगे आगे रहेंगी, सर वाई अगर पैसा नहीं देता है तो यानी है करेंगे ना आगे। तो पहले तो एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है हमारा, एक इजी वे से हम लोग लेके जा रहे हैं कि चलो थोड़ा सा रिलेशन बन जाए, चैप्टर से रिलेट हो जाओ। तो अब हमें है ना एक्स की और वाई की दोनों के बुक में जनरल एंट्री पास करनी है। एक्स कौन है, सेलर, BR, ड्रॉवर, है ना, यही बताया था मैंने। जो सेलर होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिल होगा वो BR, बिल रिसीवेबल होगा, है ना, उसको पैसा मिलने वाला है ना। तो इसके बुक में BR जैसे एंट्री पास करेंगे, BR जैसे वर्ड हमें देखने को मिलेंगे। इन द बुक्स ऑफ वाई, वाई कौन है, ये सामान खरीद रहा है, ही हैज टू पे मनी, इसे पैसा देना होगा, तो इसके लिए बिल्स पेएबल हो जाएगा। एक्स वाई के लिए बिल्स पेएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह बिल्स पेएबल वाले वर्ड यूज करने पड़ेंगे। कैसे क्या करना है मैं बता रहा हूं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस चैप्टर को समझने के लिए जर्नल एंट्रीज आना, कुछ भी अकाउंट में समझने से पहले, ये चैप्टर क्या, कोई भी चाहे 11 हो चाहे 12 हो चाहे आप कितना भी आगे चले जाओ, जर्नल एंट्री तो बेस है, ट्रांजैक्शन है। जर्नल एंट्री क्या है, व्हाट इज जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री हम लोग जो भी डेली ट्रांजैक्शन करते हैं उसे लिखते हैं कॉपी में, अकाउंटिंग फॉर्मेट में, वही जर्नल एंट्री है। डे बाई डे जो भी बिजनेस में मॉनिटरी टर्म्स में हो रहा है, चाहे वो उधार हो चाहे वो कैश में हो, जो भी मॉनिटरी टर्म्स में हो रहा है ना, वैसा नहीं कि सैंपल में गुड्स दे दिया या फिर ऐसे ही बांट दिया, मॉनिटरी टर्म्स में उसे हमें नोट करना पड़ता है जर्नल एंट्री में। ठीक है, ओके। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने इन द बुक्स ऑफ एक्स बनाया जो कि सेलर है, इन द बुक्स ऑफ वाई। तो जर्नल एंट्री हम कैसे पास करेंगे, हमने गुड्स बेची, जब गुड्स बेचते हैं तो क्या एंट्री करेंगे, किसको बेची, वाई टू सेल्स अकाउंट, वाई टू सेल्स अकाउंट, वाई को डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। क्यों वाई को डेबिट करेंगे, चलो अच्छा ठीक है, जर्नल एंट्री में बताने वाला नहीं था लेकिन फिर भी बता देता हूं। देखो बेटा, देखो कभी भी एसेट बढ़ेगा, हमारा सेंस, ट्रांजैक्शन का सेंस क्या कह रहा है कि एसेट बढ़ रहा है अगर, या लायबिलिटी घट रही है। ट्रांजैक्शन का सेंस क्या कह रहा है, एसेट बढ़ रहा है और, नॉट एंड, और लायबिलिटी घट रही है, तो हम उसकी एंट्री कहां पे करेंगे, डेबिट में करेंगे। या फिर अकाउंटिंग का सेंस, ट्रांजैक्शन का सेंस ये कह रहा है कि एसेट हमारा घट रहा है या लायबिलिटी बढ़ रही है, एसेट्स हमारा घट रहा है या लायबिलिटी बढ़ रही है, तो उसकी एंट्री कहां पे करेंगे, क्रेडिट में करेंगे। फाइन, समझ गया ना, फिर से समझा दूं, एसेट बढ़ना या लायबिलिटी घटना, या मैं कह रहा हूं और डेबिट, एसेट घटना या लायबिलिटी बढ़ना क्रेडिट में करेंगे, बस समझ लो यहीं से। वाई हमारे लिए क्या है, देखो हमारे लिए मतलब हम सेल कर रहे हैं, अब ऐसे सोच रहे हैं। वाई हमारे लिए क्या है, वाई हमारे लिए डेप्टर होगा। क्यों, क्योंकि वाई से हमें पैसे लेने हैं, जिससे पैसा लेना होता है वो डेप्टर होता है।
जिससे पैसा लेना होता है वो डेप्टर होता है। और डेप्टर हमारा क्या है, एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट है, समझो। हिंदी में लिख दूं, जिससे पैसा लेना है, क्या कहेंगे उसे? डेप्टर कहेंगे या डेटर कहेंगे। जिससे या जिसको पे करना है, पे करना है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रेडिटर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? क्रेडिटर कहेंगे। डेप्टर का मतलब ही क्या होता है? डेप्टर का मतलब ही क्या होता है? सर एसेट्स है। क्यों? पैसा लेना है ना, एसेट्स है। देखो तो पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, एसेट और लायबिलिटी का मतलब। तो जबरदस्ती खींचने मत दो लेक्चर को। क्रेडिटर का मतलब ही क्या होता है? लायबिलिटी होता है, ठीक है ना। डेप्टर एसेट, क्योंकि पैसा लेना है, जिसको पैसा देना है, ओह लायबिलिटी है। चलो अच्छा ठीक है। तो हम सेल्स कर रहे हैं वाई को, वाई टू सेल्स अकाउंट। वाई को डेबिट में क्यों किया? क्योंकि वाई हमारे लिए डेप्टर है, हमारा एसेट बढ़ रहा है ना। 50,000 हमें लेने हैं ना, लेने हैं, एसेट बढ़ रहा है। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स क्रेडिट में क्यों किया? क्योंकि सेल्स स्टॉक है, स्टॉक भी हमारा एसेट होता है और स्टॉक कम हो रहा है। सेल्स मतलब गुड्स ना, गुड्स कम हो रही हैं। यानी कि देख लो यहाँ पे मैंने रूल लिखाया हुआ है, ये देखो, एक तरफ क्या हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट। यहाँ पे एसेट के सेंस से एंट्री पास हो रही है ना। दूसरी तरफ हमारा एसेट घट रहा है, एसेट घटना, एसेट कम होना मतलब क्रेडिट। तो मैंने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट में कर दिया, दोनों का अमाउंट यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसके बाद वाई पैसा देगा, तो वाई यहाँ पर पैसा नहीं दे रहा है ना, पैसा नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है? बिल से रिसीवेबल का टर्म हो रहा है कि एक्स वाई से क्या लेगा, अभी पैसा नहीं ले रहा है, बीआर के टर्म में डीलिंग हो रही है ना। तो अगर पैसा देता है अगर वाई, तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं मालूम है? कैश अकाउंट टू वाई अकाउंट या बैंक अकाउंट टू वाई अकाउंट। चेक से पेमेंट करते ये एंट्री करते बैंक अकाउंट टू वाई अकाउंट कि भाई वाई ने पैसा दे दिया। लेकिन नहीं, वाई अभी पैसा तो नहीं दे रहा, अभी तो फिलहाल बिल बन रहा है। तो बैंक की जगह या कैश की जगह हम लोग एंट्री क्या करेंगे? बिल से रिसीवेबल, हाँ पैसा आना है, बिल रिसीवेबल है, पैसा आना है, टू वाई अकाउंट। तो वाई हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, है ना। अब हमें वाई से कोई मतलब नहीं रहा। वाई देख लो यहाँ पे डेबिट 50,000, वाई यहाँ पर क्रेडिट 50,000। वाई से हमें कोई मतलब नहीं रहा, वाई को हमने नील कर दिया। देखो डेबिट में 50,000 और क्रेडिट में भी 50,000, तो नील हो गया। अब हमें किससे मतलब है? अगर मैं बोल रहा हूँ हमें, मतलब इन द बुक्स ऑफ एक्स, मैं सेलर हूं। अगर मैं कह रहा हूं हमें इन द बुक्स ऑफ एक्स, मैं सेलर हूं, तो अब इसे बी आर से मतलब है, एक्स को, यानी हम लोगों का बी आर से मतलब वाई को से कोई लेना देना नहीं है। चलो अच्छा ठीक है, बी आर से मतलब है जब टाइम हुआ, ड्यू डेट आई, ग्रेस पीरियड हो गया, तो हमने बैंक पे बिल को रिप्रेजेंट कर दिया, बैंक में पैसा आ गया, और बी आर को भी नील कर दिया। देखो बी आर डेबिट 50,000, क्रेडिट 50,000, बी आर खत्म, बैंक में पैसा आ गया, बैंक में पैसा आ गया। कब? ड्यू डेट पे 1 जनवरी खरीदा था। अब ड्यू डेट काउंटिंग करना, देखना कि 3 महीने बाद प्लस 3 डेज ग्रेस पीरियड, और फिर चौथा दिन नेक्स्ट डे, है ना। 3 डेज ग्रेस पीरियड 3 अप्रैल को हो रहे होंगे, चौथे दिन में हमने बिल को रिप्रेजेंट किया। तो डेट सही डालना जरूरी है, जब डीलिंग हुई और जब बिल एक्सेप्ट हुआ उस हिसाब से यहाँ डेट डालते हैं। हो सकता है 1 जनवरी को सेल हुई हो सकता है 2 जनवरी को कस्टमर बिल एक्सेप्ट कर रहा हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे डेट डालनी है। और फिर ड्यू डेट आपको काउंट करना है। ड्यू डेट कब से काउंट करना है? जब बिल वो एक्सेप्ट कर रहा है, याद रखना, बिल के एक्सेप्टेंस से। तो सेम डेट पे बिल एक्सेप्टेंस था, फाइन। अब आ जाओ भाई परचेजर के पॉइंट ऑफ, वो भी भाई नहीं, हम भी हिसाब किताब रखेंगे, ये भी तो हिसाब किताब रखेगा अपने पास। मैंने गुड्स परचेज की, किससे? एक्स से, एसेट बढ़ रहा है, गुड्स आ रही है, इसका एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ना मतलब डेबिट, मैंने यहाँ पे रूल लिखाया हुआ है, एसेट बढ़ना मतलब डेबिट, ये आप लोग लिख लो, नोट डाउन कर लो। ये बस इतने में जनरल एंट्री तुम्हारी पूरी आ जाती है। मैं 2 लाइन में मैंने पूरी चीजें बता दी जनरल एंट्री की करने का सही तरीका। हम लोग कौन कौन से रूल याद रखते हैं? डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर, नॉमिनल, ये दुनिया भर की, ये काफी होता है। 99% इससे चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, जनरल एंट्री आप पास कर पाओगे। ओके फाइन। सो इसने परचेज किया, परचेज टू एक्स, भाई एक्स को पैसा देना है, एक्स क्रेडिटर है, एक्स को पैसा देना है। यहां पर एक्स क्रेडिटर है वाई के लिए, वाई हैज टू पे,
टू एक्स, इसीलिए एक्स को इसने क्रेडिट में किया क्योंकि एक्स क्रेडिटर है और ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ रही है वाई की, एक्स को पैसा देना है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसकी एंट्री हम लोग क्रेडिट में करते हैं, है ना। देख लो, नहीं यकीन आ रहा है तो देख लो, लाइबिलिटी बढ़ना मतलब क्रेडिट में एंट्री करना। ओके, बाद में क्या हुआ, हाँ उसने बिल में साइन किया, अब एक्स से मतलब नहीं रहा, अब इसे बिल्स पेबल से मतलब रहा कि यार एक्स को खत्म करो, यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, एक्स से अब कोई मतलब नहीं है, बिल्स पेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पैसा देना है, उस रास्ते से पैसा देना है, बिल्स पेबल इसके लिए लाइबिलिटी अगेन बन गई, एक्स को खत्म कर दिया, इसीलिए देखो वापस हमने बिल्स पेबल को क्रेडिट में लिखा। ओके, अब टाइम आ गया है, बिल्स पेबल को वापस डेबिट किया टू बैंक, बैंक से पैसा चला गया इसलिए बैंक को क्रेडिट में, एसेट हमारा कम हो गया इसलिए बैंक से हमने क्रेडिट में एंट्री पास की। आप चाहे वो रूल लगाओ जो 3 रूल हैं, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से भी जनरल एंट्रीज को पास कर सकते हो। जो मैं बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं फीलिंग ज्यादा आ रही है ना। बैंक से पैसा गया, हमारा एसेट, बैंक हमारा एसेट होता है, याद रखना, बैंक बैलेंस हमारा एसेट होता है, तो बैंक से पैसा गया, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट में करते, बिल्स पेबल हमने खत्म कर दिया, पैसा दे दिया ना, बिल्स पेबल यहाँ क्रेडिट में 50,000 था, डेबिट में 50,000 कैंसिल हो गए, नील हो गए, बैंक में पैसा आ गया, जिस तरह से बैंक से पैसा चला गया, जिस तरह यहाँ पर बैंक में पैसा आ गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये पहला जो एंट्री मैंने सिखाई है, जो अकाउंटिंग सिखाई है, एक बेसिक इजी वाला, एक इजी मैंने न्यूमेरिकल लिया था जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो ठीक है, इसी को प्रैक्टिस करना, इसी के आगे 2-3 क्वेश्चन जो बुक में दिए होंगे इससे मिलते जुलते वो करना, और आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसमें कुछ और अलग अलग टाइप के कंडीशन बेस पे, भाई कंडीशन ही हो सकती है इसमें, है ना, कंडीशन हो सकती है। क्या कंडीशन हो सकती है, वाई ने थोड़ा पहले पैसा दे दिया, नहीं इंतजार किया 3 महीने का, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। एक्स ने किसी और को बिल इंडोर्स कर दिया, भाई एक्स को भी किसी को देना था पैसा, जेड को देना था, इसका बिल लेके जेड को, तो इसी टाइप की चीजें हो सकती है, या फिर वाई पैसा नहीं दे पाया, तो ये सब चीजें रहेंगी अलग अलग। लेकिन जो बेस है, जो ब्लूप्रिंट है चैप्टर का, वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है कि ये जो चैप्टर का क्या बिहेवियर है, चैप्टर का अप्रोच क्या है, हमें इस चैप्टर को किस तरीके से डील करना है। कभी भी याद रखना, अगर कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमें अप्रोच मालूम होना चाहिए, किस अप्रोच से आगे बढ़ना है, कैसे लेना है उस चैप्टर को। और अब यहां से समझ में आ गया होगा, ठीक है, अलग अलग छोटे मोटे एडजस्टमेंट, छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे, ठीक है, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप्रोच मालूम होना चाहिए कि इस चैप्टर को किस तरीके से डील करना है, हमें इसमें पढ़ना क्या है, ये चीज मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एंड करता हूँ, और इसी से मिलते जुलते 2-3 क्वेश्चन आप लगा लेना, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी के और अलग अलग कंडीशन दी रहेंगी, उस पर मैं लेक्चर बनाऊंगा, और थोड़ा सा आप इसमें और यानी कि 2 या 3 लेक्चर में ये चैप्टर ही खत्म कर दूंगा मैं। ओके, चलो।